इस फिल्म में एक भविष्य की दुनिया साल 2043 की कहानी है, जिसमें लोग ज्यादातर अपनी सुविधा के लिए एआई रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर इन्हें क्या पता, जिसे वो अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, एक दिन वही उनकी सबसे बड़ी खतरा बन जाएगी। तो कहानी को पूरा जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमलों से। उनकी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन वो इंसानों पर हमला करने लगी। लगातार उन एआई रोबोट्स ने 10 दिनों के अंदर लगभग 10 करोड़ लोगों को मार डाला, जिसे इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। ये वो दुनिया है जहां हर काम एआई रोबोट्स द्वारा होता है। पर यही एआई रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी, और ये सब हुआ दुनिया का पहला एआई टेररिस्ट हार्लिन की वजह से, जिसे एक वैज्ञानिक वेल शेफर्ड ने बनाया था। वो उसकी 10 साल की बेटी एटलस के साथ रहता था, उसका ध्यान रखता था। उसे इंसानों की रक्षा और पृथ्वी को सुधारने के लिए बनाया गया था, और वो उसने किया भी। पर अचानक एक दिन हार्लिन ने सारे वर्क प्रोग्रामिंग को ओवरराइट कर दिया, जिससे जितने भी एआई से चलने वाले रोबोट थे वो सब हार्लिन के कंट्रोल में हो गए। इस तरह उसने अपनी एक टीम बनाई और फिर इंसानों पर हमला करने लगा, जिनसे निपटने के लिए एक आईसीएन सेना का तुरंत निर्माण किया गया, जो हार्लिन की सेना को धीरे धीरे मिटाने लगे। जब हार्लिन को लगा कि वो इंसानों से हार रहा है, तब वो एक दिन पृथ्वी छोड़कर चला गया। पर जाने से पहले एक मैसेज छोड़ गया। मैसेज में उसने कहा है कि जानता हूँ तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, मैं वापस जरूर लौटूंगा, ये तो बस शुरुआत है। इसी मैसेज के चलते हार्लिन के जाने के बावजूद आईसीएन की सेना हमेशा तैयार रहते, क्योंकि हार्लिन एक खतरनाक एआई रोबोट है जो कभी भी वापस आकर हमला कर सकती है। इसी तरह उसके इंतजार में पूरे 28 साल गुजर गए, पर हार्लिन की कोई खबर नहीं। पर एक दिन अचानक आईसीएन की सेना को खबर मिलती है कि एक बिल्डिंग में एक एआई रोबोट छुपा है, जिसे पकड़ने के लिए काफी सोल्जर्स उस बिल्डिंग में गए। वहाँ हार्लिन का बनाया हुआ एक रोबोट था, जिसे कास्का नाम दिया गया है, जो हार्लिन के साथ पृथ्वी छोड़कर चला गया था। पर अचानक 28 साल बाद वो वापस आ गया, जिसे सोल्जर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ही पावरफुल था। वो सारे सोल्जर्स को अकेले धीरे धीरे मारते जा रहा था, जिसे सोल्जर्स पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लिया गया। अगली सुबह हमें एक लड़की एटलस को दिखाया जाता है। ये वही लड़की है जिसके बचपन में एआई रोबोट्स हार्लिन उसके साथ रहता था। एटलस की माँ ने ही हार्लिन को बनाया था। उसी दौरान एटलस एक न्यूज में देखती है कि हार्लिन का एक साथी कास्का 28 सालों बाद पकड़ा गया। मीडिया वाले पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर आईसीएन से सवाल उठा रहे थे, जिसे देख एटलस अपने काम में जाने के लिए तैयार होती है। तभी बाहर उसे एक आईसीएन ऑफिसर लेने आता है। एटलस भी उसी डिपार्टमेंट में काम करती है। वो एक जीनियस डेटा एनालिस्ट है, और उसने बचपन में हार्लिन को बहुत करीब से देखा था। हार्लिन ने उसकी माँ को मार डाला, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानती है, और वो एआई पर जरा भी भरोसा नहीं करती। उसे वो एक खतरा ही मानती है। पर जनरल को एटलस पर पूरा भरोसा है कि वो एक लौती एनालिस्ट है, जो कास्का से हार्लिन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती है। पर कर्नल को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एटलस के वहाँ आने के बाद जनरल उससे कहते हैं कि तुम कास्का से इन्वेस्टिगेशन करोगी। फिर एटलस उस कमरे में जाती है जहाँ कास्का को कैद किया गया था। कास्का का केवल सिर सही सलामत था, बाकी उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। एटलस कास्का से हार्लिन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिसका कास्का कोई जवाब नहीं देता। पर एटलस बड़ी चतुराई से उसके कोड को हैक कर ये जान लेती है कि हार्लिन कहाँ पर है, जिसे जानने के बाद कास्का गुस्से में एटलस पर हमला करता है। पर उसे नहीं पता था कि एटलस ने पहले से ही अपने बचाव के लिए एक इनविजिबल दीवार बना रखी थी। वो जाते जाते कास्का को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जब एटलस ने हार्लिन का लोकेशन ढूंढ लिया था कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पर है, तब आईसीएन ऑफिसर एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि अब उनकी टीम उस प्लेनेट पर हमला करके हार्लिन को जिंदा पकड़कर लाएंगे, जिसके एटलस सख्त खिलाफ थी। अगर उसे पृथ्वी पर फिर से जिंदा पकड़कर लाया जाए तो वो पहले की तरह हमला कर सकता है, इसलिए वो चाहती है कि उसे उसी प्लेनेट पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पर जनरल और कर्नल जानना
चाहते हैं कि हार्लिन अचानक बदल क्यों गया और उसने अपना प्रोग्राम मोड कैसे चेंज किया। इसलिए वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसके सीपीयू के जरिए पता लगा सके। कर्नल एटलस को जोइस से मिलवाता है, जो एक एआई रोबोट है। वो एटलस को बताता है कि हम इनकी मदद से हार्लिन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली रोबोट नहीं थे, ये एक न्यूरो लिंक से सिंक हुए थे। दरअसल एटलस की माँ ने एक न्यूरो लिंक का आविष्कार किया था, जिसकी मदद से रोबोट और इंसान का दिमाग एक हो सकता है। सिंक किया गया रोबोट उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान सकता है, और इंसान भी उस रोबोट के सारे कोड जान सकते हैं। इस तरह वो हार्लिन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। पर एटलस को पता था कि एआई पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह हार्लिन ने यहाँ पर एआई का कोड बदला था, वो आगे भी इनके साथ ऐसा कर सकता है। जिस बात को लेकर कर्नल एटलस से वादा करता है कि वो इन एआई को हैक नहीं कर सकता। पर भी एटलस को एआई पर भरोसा नहीं है। वो खुद उनके साथ उस प्लेनेट पर जाना चाहती है जहाँ हार्लिन है। हार्लिन को उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जनरल वहाँ जाने के लिए उसे परमिशन दे देता है। फिर आईसीएन की टीम निकल पड़ती है उस प्लेनेट की तरफ जहाँ हार्लिन है। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए आईसीएन ने चारों तरफ एक डिफेंस फोर्स बना रखी थी, जिसे अंदर या बाहर जाने के लिए कोड बताना पड़ता है, जो कोड केवल कर्नल और एटलस जानते हैं। कोड क्लियर होने के बाद उनका शिप स्पेस में दाखिल होता है। रास्ते में एटलस अपनी माँ की एक वीडियो देखती है, जिसमें उनकी माँ अपनी टीम को न्यूरो लिंक के बारे में बता रही थी कि हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एआई को समझना जरूरी है, और न्यूरो लिंक एक बेहतर प्रोग्राम है इंसानों और एआई को जोड़ने के लिए। इससे हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तभी उसके पास कर्नल का मैसेज आता है। ब्रीफिंग होने वाली थी, इसलिए कर्नल उसे वहाँ बुला रहे थे। ब्रीफिंग में पहुँचते ही एटलस सभी को एक पेपर बांटती है और कहती है कि अब से यहाँ डिजिटल ब्रीफिंग नहीं होगी। वो सभी को अपना न्यूरो लिंक भी निकालने कहती है, ताकि उनके बीच की कोई भी बात एआई प्रोग्राम तक न पहुँचे, क्योंकि हार्लिन उसे हैक भी कर सकता है। आगे एटलस सभी सोल्जर्स को समझाती है कि जिस प्लेनेट पर वो जा रहे हैं वो इंसानों के लिए सही नहीं है। वहाँ उन्हें तूफानों का सामना भी करना पड़ सकता है। कर्नल भी अपने सभी सोल्जर्स को तैयार होने कहता है, ताकि वो उस प्लेनेट पर हमला कर सके। वो तैयार हो ही रहे थे कि हार्लिन के रोबोट उनके शिप पर हमला कर देती है, जिससे देख सभी तुरंत अपने रोबोट के अंदर जाकर उनसे निपटने की कोशिश करते हैं। हार्लिन के रोबोट कुछ ही पल में उनके शिप को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। मजबूरन कर्नल एटलस को एक रोबोट के अंदर बिठा देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, पर एटलस को इसे चलाने नहीं आता। वो लुढ़कते लुढ़कते उस प्लेनेट पर गिरने लगती है। तभी वो देखती है कि वो अपने शिप के साथ टकराने वाली है, जिसे एक सोल्जर्स आकर बचाती है। हार्लिन के रोबोट इतने पावरफुल हमला कर रहे थे कि सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा था। तभी एटलस के पास कर्नल का मैसेज आता है। वो उसे न्यूरो लिंक को सिंक करने कह रहा था, पर एटलस ऐसा नहीं करती और रोबोट के साथ उस प्लेनेट पर गिर जाती है। हालांकि उसे और उस रोबोट को कुछ नहीं हुआ था। सबसे पहले तो वो पृथ्वी पर एक मैसेज भेजती है कि उन पर अचानक बहुत बड़ा हमला हुआ है, पर उसे उस समय कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो यहाँ बिल्कुल अकेली है। तभी उसका रोबोट उससे बात करता है। उसका नाम स्मिथ है, जो चाहता है कि एटलस न्यूरो लिंक को उसके साथ सिंक करे, पर एटलस को एआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसे मैन्युअली कंट्रोल करने लगती है। उनके पास 22 घंटे हैं, फिर रोबोट शट डाउन हो जाएगा। इसलिए एटलस स्मिथ को ऑर्डर देती है कि वो जल्द से जल्द रेस्क्यू पॉइंट तक उसे ले जाए। जब वो वहाँ चलकर जा रहे थे तो रास्ते में उन सारे रोबोट्स को गिरे पड़े देखते हैं, जिसके अंदर के सोल्जर सारे मारे जा चुके थे। वहीं पे कर्नल का रोबोट भी था, पर वो खाली था, जिसे देख एटलस समझ जाती है कि हार्लिन उसे ले गया होगा। एटलस उन सोल्जर्स के लिए बहुत दुखी हो रही थी। कितना विश्वास के साथ वो यहाँ आए थे कि वो हार्लिन को पकड़ लेंगे, पर खुद मारे गए। एटलस उन सभी सोल्जर्स के टैग को इकट्ठा करने लगती है। तभी वहाँ पे 6 हार्लिन के बनाए हुए रोबोट आ जाते हैं। उनमें से एक कास्का था, जिसे एटलस पृथ्वी पर डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसे फिर से देखकर वो समझ जाती है कि हार्लिन ने इसी तरह के कई रोबोट्स बना लिए होंगे। वो रोबोट्स उन पर हमला करने लगते हैं। एटलस इन 6 एआई रोबोट से अकेले नहीं निपट सकती, इसलिए वो स्मिथ के साथ भागने लगती
है, पर चारों तरफ से घिर जाती है। अब उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो स्मिथ से कहती है कि आयरन बॉम्ब को फायर करो, पर स्मिथ ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि आयरन बॉम्ब से यहाँ की धरती फट जाएगी। पर एटलस एक नहीं सुनती, जिसकी वजह से स्मिथ आयरन बॉम्ब फायर कर देता है और फिर वहाँ की पूरी धरती जमीन पर घुस जाती है और उन रोबोट के साथ ये दोनों भी। वो बच तो गए थे पर जमीन के अंदर थे और एटलस के पैर पर फ्रैक्चर हुआ था, जिसे स्मिथ ठीक करता है। वहीं स्मिथ कहता है कि आपको जिंदा रहने के लिए मेरे साथ सिंक करना होगा, जिसके लिए अब भी एटलस तैयार नहीं थी, जिसे स्मिथ भरोसा दिलाता है कि मैं हार्लिन की तरह नहीं करूँगा, मैं आपको हर हाल में जिंदा रखूंगा। ये सुनकर एटलस पूरा तो नहीं पर अपने दिमाग के कुछ हिस्से पर स्मिथ को जाने की एक्सेस दे देती है, जिसे स्मिथ अच्छे से चलने के काबिल हो जाता है और अंदर ही अंदर एक गुफा की खोज कर बाहर निकलते हैं ताकि हार्लिन उन्हें न पकड़ सके। इधर दूसरी तरफ हार्लिन को दिखाया जाता है जो सच में कर्नल को पकड़कर ले आया था। वो पृथ्वी के डिफेंस फोर्स को पार करने के लिए कर्नल से कोड जानना चाहता है, जो कर्नल कभी नहीं बताएंगे। इसलिए हार्लिन उसकी आंखों को स्कैन करता है कोड जानने के लिए। वहीं एटलस स्मिथ के साथ रेस्क्यू पॉइंट तक आने के लिए चल रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक सुंदर सा पौधा दिखाई देता है। एटलस उसका नाम प्लाटी रखती है, जिसे स्मिथ एक पौधे को स्टोर कर लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि कास्का उनका पीछा कर रहा है, जिससे निपटने के लिए स्मिथ पहले से ही उसके रास्ते में मोशन सेंसर के साथ थर्मल माइन लगा चुका था, जो उसके चलते ही फट जाता है, जिसमें कास्का की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। केवल उसका सिर बचा था, जिससे उन्हें पता चलता है कि हार्लिन का बेस यहीं कहीं आसपास है। इसलिए एटलस रेस्क्यू पॉइंट ना जाकर उसकी तरफ जाना चाहती है। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिसे स्मिथ समझाता है कि आपका ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। पर एटलस का कहना था कि बस वो दूर से ही देखेंगी ताकि आईसीएन को हार्लिन पर हमला करने में आसानी हो। और फिर दोनों हार्लिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से इतना बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। स्मिथ ये भी मानता है कि वो इंसान तो नहीं पर जिंदा है। वो एटलस को और अच्छे से जानने की कोशिश करता है। आगे फाइनली वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हार्लिन था। उसने 28 सालों में अपना एक बहुत बड़ा बेस बना लिया था। एटलस देखती है कि वो एक डाइव तैयार कर रहे हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये हमले के लिए तैयार कर रहा है। तभी हार्लिन के रोबोट उन्हें हैक कर उसके पीछे पड़ गए, जिससे दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। इधर पृथ्वी में जनरल के पास एटलस का वो मैसेज पहुंचता है, जिसे उसने इस प्लेनेट पर गिरते ही बनाया था। वो उस मैसेज को सुनते ही समझ जाता है कि वो खतरे में है, इसलिए वो अपने इमरजेंसी फोर्सेस को तैयार करता है। इधर एटलस हार्लिन के कब्जे में थी और उसने स्मिथ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। कई सालों बाद एटलस के सामने हार्लिन आया। वो एटलस को कहता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें और माँ को बहुत याद करता हूँ। जिसे सुनकर एटलस बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ मारी गई। दरअसल जब एटलस की माँ हार्लिन को बनाई तब ज्यादातर वो उसी पर ध्यान देती थी। हार्लिन भी उसे माँ कहता था, जो बात एटलस को अच्छी नहीं लगती। उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ हार्लिन को ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो हार्लिन से ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहती थी ताकि उसकी माँ उसे ज्यादा प्यार करे। और उसी ने हार्लिन से ये कहा कि वो उसे ज्यादा स्मार्ट बनाए। और एक ही रास्ता था न्यूरोलिंक, जिसे सिंक करने के बाद दोनों के दिमाग एक हो सकते थे। एटलस भी हार्लिन की तरह स्मार्ट हो सकती थी और फिर उसके कहने पर ही हार्लिन ने न्यूरोलिंक को सिंक किया, जिससे हार्लिन को भविष्य की एक झलक दिखी और फिर उसकी माँ को खुद को खत्म करने में मजबूर कर दिया। और हार्लिन ने ये देखा था कि इंसान एक दिन अपनी बनाई दुनिया को बर्बाद कर देंगे। वो हर प्रजाति के लिए एक खतरा
है आने वाले समय में वो अपने ही प्लेनेट को तबाह कर देंगे और इसीलिए हार्लिन पृथ्वी की आधी जनसंख्या को मिटाना चाहता है और जो बच गया उनके साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है। वो ये सब कैसे करेगा अपना प्लान भी एटलस को बताता है। उसने जानबूझ के कास्का को पृथ्वी पर पकड़वाया ताकि उसे ढूंढते हुए उसे मिटाने कार्बन वोरेट के साथ इंसान यहाँ पर आए और उसी कार्बन वोरेट का इस्तेमाल वो पृथ्वी को मिटाने के लिए करेगा और फिर वो आगे एटलस के आंखों से कोड स्कैन कर लेता है जिस तरह उसने कर्नल का किया था ताकि वो डिफेंस फोर्स को पार कर सके और हार्लिन को उन्हीं के द्वारा कार्बन वोरेट के साथ एक डाइव भी मिल गया जिससे वो आसानी से पृथ्वी तक पहुंच सकता है। तभी कर्नल एटलस को पूछता है कि स्मिथ कहाँ है, जिससे एटलस बताती है कि उसे हार्लिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पर कर्नल का कहना था कि जब तक उनके रिएक्टर खाली नहीं होते या फटते नहीं तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते और फिर अपना न्यूरोलिंक निकाल कर एटलस को दे देता है ताकि वो स्मिथ को बुला सके। इसके लिए एटलस को न्यूरोलिंक को पूरी तरह से सिंक भी करना होगा तभी स्मिथ वहाँ से आ सकता है। हालांकि एटलस को एआई पर भरोसा नहीं था पर वो स्मिथ पर भरोसा दिखाती है और उसे अपने दिमाग के हर एक हिस्से में जाने की परमिशन देती है जिससे दोनों एक दूसरे के दिमाग पढ़ सकते हैं और फिर स्मिथ उठ खड़ा होता है और उनके पास आता है और उन्हें आजाद करता है। अब इन्हें ही हार्लिन को रोकना है, उसे खत्म करना है पृथ्वी को बचाने के लिए। तीनों हार्लिन से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एटलस और स्मिथ के सामने एआई रोबोट्स की फौज खड़ी थी जिसे दोनों मिलकर निपटते हैं। वहीं इधर कर्नल पूरे हार्लिन के बेस को उड़ा देता है पर उसके साथ वो खुद भी मारा जाता है। अब हार्लिन के शिप को लॉन्च होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। एटलस और स्मिथ सभी एआई रोबोट्स को रास्ते से हटाते हुए उस शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं पर फिर से हार्लिन उन पर हमला करने लगता है जिससे बचने के चक्कर में वो शिप पर ध्यान नहीं देते और वो लॉन्च हो जाता है। ये देखकर एटलस घबरा जाती है, अगर वो पृथ्वी तक पहुंचा तो उससे आधी पृथ्वी तबाह हो सकती है। बहुत देर तक सोचने के बाद स्मिथ उस शिप पर लगे कार्बन वोरेट को हैक कर लेता है और फिर एटलस वही रखे एक मिसाइल से उस पर हमला करती है जिससे वो शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हार्लिन का बनाया हुआ हर एक चीज तबाह हो चुका था। उसकी पूरी 28 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और वो ये देख बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में लगातार उन पर हमला करता है। वो स्मिथ का एक हाथ काट कर अलग कर देता है। उसके हमले की वजह से एटलस बेहोश हो जाती है। स्मिथ अपने एक हाथ से हार्लिन को रोकने की कोशिश करता है और एटलस को झटका देता है ताकि वो होश में आए और इसी बीच हार्लिन स्मिथ को बुरी तरह से डैमेज कर देता है पर उसका ध्यान एटलस से हट जाता है जो होश में आ चुकी थी। वो पीछे से हार्लिन पर वार करती है और उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह हार्लिन का अंत हुआ। एटलस उसका सीपीयू निकाल लेती है जैसा कि कर्नल और जनरल चाहते थे पर दुख की बात ये थी कि स्मिथ एटलस के साथ वापस पृथ्वी नहीं लौट सकता जिससे एटलस बहुत दुखी थी। अगर वो जिंदा है तो बस स्मिथ की वजह से, पर उसे स्मिथ को छोड़कर रेस्क्यू पॉइंट जाना पड़ा। अगली सुबह आइसियन की सेना एटलस को उस प्लेनेट से रेस्क्यू कर लेती है। अब एटलस अपने घर वापस आ चुकी है और पहले से बेहतर रहती है और उसने आइसियन की सेना भी ज्वाइन कर ली। आगे जनरल उसके घर आकर उसे एक तोहफा देता है। दरअसल ये वही पौधा था जिसे स्मिथ उस प्लेनेट से स्टोर किया था और जिन सोल्जर्स का टैग वो उस प्लेनेट से लाई थी उन सभी के घर वालों ने एटलस को धन्यवाद कहा। एटलस के लिए एक और सरप्राइज था। स्मिथ का प्रोग्राम बचा लिया गया था और एटलस अब उसी के साथ मिलकर काम करेगी। और रही बात हार्लिन के सीपीयू की जिसमें काफी सारे कोड है तो सभी का पता लगाने में कई साल गुजर जाएंगे। इस तरह इस फिल्म की कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।